अब हम लोग बात करेंगे प्रथम जैन संगीति की। ये 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति ये है पाटलिपुत्र। हम लोग देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र पटना जो बिहार में है, यहीं पर प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में। जाहिर सी बात है कि 300 ईसा पूर्व में भारत के शासक, उस समय मौर्य वंश का साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के शासक थे, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक है। 298 ईसा पूर्व तक। तो जाहिर सी बात है कि 300 ईसा पूर्व का जो समकाल खंड है, उस समय भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही रहे होंगे और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें कितना इंटरेस्ट लिया, इस बात की चर्चा इतिहास में कम जगह ही मिलती है। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र को एक तस्वीर में दिखाया गया है। ये स्थूलभद्र श्वेतांबर, बाद में श्वेतांबर जैन धर्म जब दो विचारधारा में तब्दील हुई, बट गई, दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर विचारधारा के अध्यक्ष यही स्थूलभद्र बने और प्रथम बौद्ध संगीति भी, जैन संगीति भी इन्हीं की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की ही अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ। यह प्रथम जैन संगीति का एक दृश्य है जो पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ भी इस दृश्य को हम लोग देख सकते हैं। प्रथम जैन संगीति का यह दृश्य है। इस प्रथम जैन संगीति का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रथम जैन संगीति का महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों का संकलन किया गया और जैन धर्म का दो विचारधाराओं में विभाजन हो गया। जैन धर्म का दो विचारधाराओं में विभाजन हुआ। पहला दिगंबर, ये दिगंबर पंथी जो लोग थे वह नग्न रहने वाले थे और इनके नेतृत्व करता थे भद्रबाहु। और दूसरा हुए श्वेतांबर। श्वेतांबर पंथी जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इसके नेतृत्व करता हुए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को दिखाया गया है पहले ही। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये हैं श्वेतांबर पंथी और ये हैं दिगंबर पंथी। श्वेतांबर पंथी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर पंथी नग्न रहते हैं। इस तरह के पंथ के नेतृत्व करता थे भद्रबाहु और इस तरह के पंथ के नेतृत्व करता थे स्थूलभद्र। हम लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये हैं श्वेतांबर पंथी और ये हैं दिगंबर पंथी। ये लोग अभी भी नग्न ही रहते हैं। ये भद्रबाहु हैं
जो दिगंबर पंथी विचारधारा के नेतृत्व करता थे। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में इसी भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण कर श्रवण बेलगोला चले गए थे। इसी भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जो महत्वपूर्ण घटना की हम चर्चा करेंगे वो है 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र है। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये पाटलिपुत्र है। 250 ईसा पूर्व में, हालांकि उस पुस्तक में दिया गया है 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। उस समय राजा थे मौर्य वंशी शासक अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक या अशोक महान। ये तस्वीर सम्राट अशोक की है। इन्हीं के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। और इस संगीति के अध्यक्ष थे मोगली मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। यही हैं मोगलीपुत्र तिस्स, जिनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इस तृतीय बौद्ध संगीति की खासियत क्या थी? तो अभिधम्म पिटक, जो तीसरा पिटक है, अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, का संकलन जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक जोड़ा गया तृतीय बौद्ध संगीति में। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ। इसकी चर्चा हालांकि पहले भी हो चुकी है, लेकिन इससे संदर्भित बातें कि किस जगह कलिंग है और कैसे ये युद्ध हुआ को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैप में ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यही है कलिंग। ये वाला क्षेत्र क्या है? कलिंग है। इसमें भी देख सकते हैं हम लोग कलिंग को। चित्र में कलिंग युद्ध को दिखाया गया है। ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध माना जाता है। प्राचीन इतिहास में एक भयंकर युद्ध के रूप में कलिंग युद्ध की चर्चा होती है 261 ईसा पूर्व में। इसी कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। यही है उपगुप्त। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और कुणाल शासक बना। अशोक की मृत्यु
232 ईसा पूर्व में हुई और कुणाल शासक बना, अशोक का पुत्र कुणाल। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल, संपदि, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन, पुष्यमित्र। लेकिन पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीसुक, देवधर्मन, शतधनुष और सबसे अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ। लगभग अशोक के बाद 10 शासकों ने मौर्य वंश के शासनकार्य को चलाया है। मौर्य वंश के शासकों का जो एक क्रम है वो हम लोग देखें इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य। फिर बिंदुसार मौर्य का पुत्र सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य का पुत्र है कुणाल मौर्य। कुणाल मौर्य कुणाल मौर्य के बाद दशरथ मौर्य। हालांकि इस जगह कालक्रम में बहुत सारे इतिहास में अलग अलग जानकारी प्रस्तुत किए गए हैं। दशरथ मौर्य के बाद संप्रति मौर्य, दशरथ मौर्य का पुत्र है संप्रति मौर्य। उसके बाद शालीसुक मौर्य, शालीसुक मौर्य। फिर शालीसुक मौर्य के बाद देववर्मा मौर्य और देववर्मा मौर्य के बाद शतधन्वा मौर्य, जिसे शतधनुष भी कहते हैं, और सबसे अंतिम में बृहद्रथ मौर्य, सबसे अंतिम मौर्य वंश का शासक। इस तरह हम लोगों ने देखा कि कुणाल अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का शासक बना और ये 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक, 224 ईसा पूर्व तक रहा मौर्य वंश का शासक। अब एक बार इस समय 200 ईसा पूर्व के समय भी यूनानियों का भारत में आगमन हुआ है, 200 ईसा पूर्व में। फिर 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। यही है बृहद्रथ मौर्य, जो अंतिम मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, इसी की हत्या इसके खुद के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मौर्य वंश की जगह शुंग वंश की स्थापना। इस कुणाल के बारे में कहा जाता है कि यह अंधा शासक था। अशोक के पुत्र कुणाल के बारे में कि यह अंधा शासक था। यह पुष्यमित्र शुंग हैं, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये पुष्यमित्र शुंग की प्रतिमा है और ये पीला वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, यही है पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य, शुंग एम्पायर, शुंग साम्राज्य, शुंग साम्राज्य।
शुंगों के साम्राज्य में पाटलिपुत्र तो राजधानी थी ही, शामिल था कपिलवस्तु, साकेत, सांची जिसे उस समय विदिशा भी कहते हैं, उज्जैन, शुंग वंश को ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी। वासुदेव कण्व ने की थी 75 ईसा पूर्व में। वासुदेव कण्व अंतिम मौर्य शासक वासुदेव कण्व अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति, शुंग वंश शासक देवभूति के मंत्री थे और उसने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी 75 ईसा पूर्व में। ये हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व में कण्व राजवंश की नींव रखी थी। यही है कण्व राजवंश के साम्राज्य की सीमा, कण्व डायनेस्टी। यह कण्व राजवंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चली है और 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी और ये 250 ईस्वी सन तक चला है सातवाहन वंश। सातवाहन के संस्थापक राजा सिमुक ने मगध तक आक्रमण किया था। और अंतिम कण्व शासक सुशर्मन, सुशर्मन से उसने मगध की सत्ता हस्तांतरित कर ली थी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सुशर्मा ने केवल यह जो विदिशा क्षेत्र है, इसी विदिशा क्षेत्र को हस्तांतरित किया था। इसलिए बाद के दिनों का यदि मैप हम लोग देखेंगे सातवाहनों का, तो वो कुछ इस तरह का है। ये है बाद का मैप सातवाहनों का। यही है सातवाहन साम्राज्य। अब जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 58 ईसा पूर्व का। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई है। किसने किया? तो उज्जैन के एक शासक थे विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर जब विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया विक्रम संवत के नाम से संवत प्रारंभ किया। इस विक्रम संवत की शुरुआत गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन से, और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, चैत माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से माना जाता है।
इसमें 12 महीने का 1 वर्ष और 7 दिन का 1 सप्ताह रखने का प्रचलन जो है विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है। अब महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। इस विक्रमी संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। इस राजा विक्रमादित्य का संबंध उज्जैन के परमार वंश से था। उज्जैन के परमार वंश से। इसे दिल्ली के तुवर राजवंश से भी जोड़ा जाता है, राजा विक्रमादित्य को। और इसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से भी जोड़ा जाता है। कई तरह के मत हैं इसमें, लेकिन यह सुनिश्चित है कि इनके दरबार में धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकरनरा, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वरामीर जैसे नवरत्न रहते थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार के ये 9 रत्न हैं। ये हैं बेताल भट्ट, जिसने बेताल पचीसी लिखा है। धन्वंतरी चिकित्सा जगत के चिकित्सक थे ये। छपनक, अमर सिंह, शंकु और फिर घाटकपर्ण, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि, ये 9 रत्न हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार के। हालांकि इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ भी जोड़ा जाता है। चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। ये दक्षिण के राज्य हैं चोल, पांड्य, चेर। इसी चोल और पांड्य का रोम से व्यापारिक संबंध था। ये यहाँ पर चोल और पांड्य जिसका व्यापारिक संबंध यहाँ पर मौजूद रोम से था। और ये कब 22 ईसा पूर्व में इसका प्रमाण मिलता है कि चोल और पांड्य का व्यापारिक संबंध रोम से था।